उत्तरकाशी के सलक्यान टनल हादसे को लेकर अब विपक्षी कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि टनल के काम में लापरवाही हो रही थी, तभी काम के दौरान जो हामी पाइप सुरंग में लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके कारण 3 दिन से रेस्क्यू के कारण भी मजदूरों को निकालना पड़ रहा है। आपको बता दें कि निकाला नहीं जा सका। अगर हामी पाइप लगाए जाते तो ऐसा नहीं होता। जी निश्चित ही रेहड़ी की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिलहुज्जत हुई, और जब बॉडीज प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज कर दे, खोल लेते, तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार अनकंट्रोल ब्लास्टिंग को लेकर मुखर रहे हैं। आप देख रहे हो, मेरे जितने इंटरव्यूज आपने लिए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब ये टनल्स की सुविधा दी गई तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं दिल्ली से, उसमें साफ साफ है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग ही पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर हमारा जो हिमालय है नया है, इस क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ही ये काम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने का समय बचा है, लेकिन गढ़वाल संसदीय सीट पर सियासत तेज अभी से गरमाने लगी है। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर साल 2024 में एक बार फिर मोदी मैजिक चलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को गिना रही है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के दावेदार अभी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। और यहां से पूर्व आईपीएस सुंदरलाल मुयाल का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने गढ़वाल संसदीय सीट से उन पर भरोसा जताया, तो गढ़वाल संसदीय सीट कांग्रेस के पाले में होगी। हालांकि वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व आईपीएस सुंदरलाल मुयाल टिकट की आस कांग्रेस हाईकमान से लगा रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद एक बार फिर से वे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान से टिकट की आस लगा रहे हैं। लेकिन जनता 2024 में बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद करांडी की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा की राह चुनाव में आसान हो जाएगी। वोट ये तीरथ सिंह रावत जी की वजह से निगेटिव वोट पड़ेंगे और हमारा कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा। मैं भी दावेदारी करूंगा। मुझे भी टिकट, अगर हाईकमांड ने टिकट दे दिया तो मैं भी उसमें दावेदारी करके चुनाव मैदान में उतरूंगा। प्रतिनिधित्व करता हूं तो यहाँ क्षेत्र के लोगों के साथ मिल बैठ करके हम यहाँ के विकास की योजनाएं बनाएंगे और यहाँ की विकास की योजना, आप पत्रकार बंधु जितने भी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, चैनल वाले हैं, मैं सभी से संपर्क करके यहाँ की बार एसोसिएशन वाले हैं, तो समय रहता है तो छोड़ करके शेष बाकी मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। आज से नहीं, पहले से मेरा एक रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ समय कम मिलता है। पार्लियामेंट के लगातार एक 1-1.5 महीने का हाउस चलना और नियमित इस तरह का जो चलता है, फिर कमेटियों का दौरा होना, दिल्ली इंस्टीट्यूट में अध्ययन दल हमारा जाता है, हर 10-15 दिन बाद कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होती है, तो उस हिसाब से समय कम मिल पाता है। लेकिन जो समय मिलता है वो मेरा क्षेत्र के लिए होता है, जनता के लिए होता है और यहाँ के विकास के कार्यों को होता है। ये अपना है, तो नई बात नहीं। अभी मैं लगातार शायद कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ मैं न गया। उत्तरकाशी के ब्रह्माखाल बजकोट के बीच सुरंग धंसने के कारण टनल में 25 श्रमिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्लान ए, बी और सी के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्लान ये है कि मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी और भोजन आदि पहुंचाया जाए और इसके साथ ही
प्लान बी के तहत मलबों को हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। साथ में चलती है, जो मशीन है वो पाइप साथ में डालती जाती है, तो वो सर कितना वक्त लगेगा लगभग, ये मान के चलें कि निकालने? 24 से 30 घंटे का उन्होंने समय रखा है। देखते हैं, अगर जैसे अंदर जब हम बोर करना शुरू करेंगे, मशीन से ड्रिल करना शुरू करेंगे मलबा के बीच से, तो कोई अगर समस्या नहीं आई तो 24 घंटे में हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि बीच में जैसे ऊपर से जो लोहा दबा है, जो रिब डाला हुआ था, वो भी कोलैप्स किया है, वो अगर बीच में आता है तो उसको हटाने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं 24 मैक्सिमम 30 घंटे में हम कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। प्रधानमंत्री निकालने का 25 श्रमिकों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। प्लान ए, बी और सी के तहत काम किया जा रहा है। वहीं मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में श्रमिकों को निकालने का दावा किया जा रहा है। प्लान ए, बी और सी पर लगातार काम किया जा रहा है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित 110 वर्ष पुराने जोल जीबी मेले का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जोल जीबी मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के मध्य आपसी सौहार्द, व्यापारिक, सांस्कृतिक और परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये मेला धार्मिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्व रखता है। ये मेला भारत एवं नेपाल देश के बीच संस्कृति, सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को देखने के लिए आ रहे हैं और मेले से उन्हें बहुत लगाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मृतक अपनी बुआ की अस्थियां हरिद्वार स्थित वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की और इस दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या और बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जेपी नड्डा ने मां गंगा में बुआ की अस्थियां प्रवाहित की। वह उनका जीवन, सारा जीवन समाज के लिए और अध्यात्म के लिए रहा। वो हमारी पूज्य बुआ के अंतिम संस्कार हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के विजयपुर गांव में हुआ और तत्पश्चात मैं यहाँ हरिद्वार में उनके अस्थि विसर्जन के लिए आया था। उनसे हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस निमित्त में अस्थि विसर्जन के लिए आया था। आज उस कार्यक्रम को हमने पूरा किया है। जी, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बुआ जी की, गंगा देवी जी की अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार आए थे। उनकी 105 साल की आयु में मृत्यु हुई है और हमारे सानिध्य में उन्होंने अस्थि विसर्जन का कार्य किया है। उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र उनके गिरीश जी उनके साथ आए हैं, उनके मामा वगैरह के लड़के सब साथ में आए हैं। यहाँ वीआईपी घाट पे अस्थि विसर्जन कराया है, जैसे प्रशासन ने व्यवस्था बनाई उस स्वरूप हमने वो कार्य कराया संपन्न। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं काला ढूंगी विधानसभा से विधायक बंशीधर भगत ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला बोला। भगत ने गठबंधन को सांप और नेवले की दोस्ती बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन
खुद ही खत्म हो जाएगा। किच्छा पहुंचने पर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। विधायक भगत ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का लगातार विकास हो रहा है और आतंकवाद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। वहीं उन्होंने तमाम विषयों को लेकर विपक्ष को घेरा। गठबंधन तो ऐसा है, सांप नेवले एक हुए हैं केवल मोदी को हटाने के लिए, कोई राष्ट्रीय हित नहीं है। अब मोदी ने क्या बिगाड़ दिया है ये बात उनकी समझ, हमारे समझ से परे है। लेकिन मेरा कहना है जो अपना गठबंधन नहीं बना सके, हमारी बहन मायावती जी हैं तो जीजा नहीं है, हमारी बुआ ममता जी हैं तो फूफा नहीं है, राहुल जी भाई हैं तो भाभी नहीं है। तो जो अपना परिवार का गठबंधन नहीं बना सके वो देश का क्या गठबंधन बनाएंगे। उस गठबंधन के लक्षण दिखने लग गए, अभी से बिखरने लग गया है। लोकसभा चुनाव तक ये सब एकदम बिखर जाएगा। दीपावली त्योहार के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जहां हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला हरिपुर नायक निवासी 13 महर रेजिमेंट में तैनात दीपक मेलकानी के निधन की खबर से परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला हरिपुर नायक निवासी दीपक महर रेजिमेंट यूनिट में तैनात थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं अपने पीछे पत्नी पुष्पा मेलकानी और वो 12 वर्षीय बेटे निर्मल व 7 वर्षीय बेटे को पीछे छोड़ गए। बता दें कि दिवाली के त्योहार के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। सेना के जवान का निधन हो गया और निधन की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि रेजिमेंट यूनिट में तैनात थे सेना के जवान। बता दें कि हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दीपावली के त्योहार के बीच एक दुखद खबर सामने आई है और रेजिमेंट यूनिट में तैनात था सेना का ये जवान, जहां पर बता दें कि निधन की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गोचर औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला, जो कि भारत तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीमांत इलाकों के व्यापारी अपना सामान बेचने गोचर पहुंचते हैं और ये 1943 से शुरू हुआ। वर्तमान में इस मेले में नीति माणा घाटी के भेटिया जनजाति के स्टॉल में कंबले, स्वेटर और कालीन शॉल, हथकरघा और जड़ी बूटियों के स्टॉल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इस मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिता के साथ ही देश के कोने कोने से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। बता दें कि 1943 से शुरू हुआ था ये मेला और चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां भारत तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ ये मेला है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और सांस्कृतिक मेले का चमोली में आयोजन किया गया है। बता दें कि ये मेला 1943 से शुरू हुआ था और अभी तक ये मेले की परंपरा चलती नजर आ रही है। और बता दें कि इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे और मौके पर मौजूद जयराम आश्रम के परमाध्य ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी के गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी गई। वहीं आश्रम के परमात्माध्यक्ष ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया गया, जिसमें भोग प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं को वितरित भी किया गया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा पहुंचे।
बता दें कि ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए गए और धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा की गई। बता दें कि जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए और भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। आज अन्नकूट है। पूरे हिंदुस्तान के सभी सनातनी प्रत्येक घर में आज भगवान का भोग लगा रहे हैं। अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया गौ संवर्धन का। जहाँ से हम गौ का संवर्धन करते हैं वहीं से हमारी प्रकृति, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति आरंभ होती है। ऋषियों ने गौ पालन इसलिए किया था कि उसके घी से, दूध से जो यज्ञ होता था उससे पूरी प्रकृति का वातावरण शुद्ध होता था। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से हमें जीवन मिलता है। हमारी संस्कृति जा रहा है, जहां ताराजन सेवा समिति द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भगवत कथा में वरिष्ठ कथावाचक व्यास मनोज कृष्ण उत्तराखंडी द्वारा भगवत कथा की जाएगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष और इस महोत्सव के संयोजक जितेंद्र मेहता ने बताया कि पहली बार पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में इस भगवत कथा का कुमाऊनी भाषा में आयोजन किया जा रहा है। सबसे मैं पहली में अपना गुलजू महाराज के प्रणाम करूं। आज गुलजू महाराज में हमें दुब राजदेव कार्यक्रम प्रारंभ कर हलो और 16 तारीख हमार कलश यात्रा छे और मेरे हल्द्वानी पूर्व जनता है, पूरा हमारे बहनी है, दीदी ने और भाई ने यही विनती छे कि बैठक मात्रा में आया और कलश यात्रा में भाग लिया। जो हमारी संस्कृति छे, हमें लखा संस्कृति का बचून छे, इका ऊपर हमें लिए कुमाऊनी भाषा में भागवत प्रारंभ कर रखो। जो मेरे खरे राज भागवत सुनिया और अपन उद्धार करया। धन्यवाद। 16 तारीख में 23 तारीख तक कुमाऊनी बोली में हम लोग अपन भाषा संस्कृति संवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जो कार्यक्रम 16 तारीख का कलश यात्रा का शुरू हो और मैं 19 और 20 तारीख का भजन संध्या हो, कुमाऊनी लोक गायक में भागीदारी करा और 23 तारीख का भंडार हो और 16 तारीख में 22 तारीख तक मैं कथावाचन पंडित मनोज कृष्ण जोशी व्यास जी द्वारा हो और वर्तमान मुख्यमंत्री जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ले यह कार्यक्रम में रोल उन्हें आश्वासन हमको मिल रहा। बता दें कि हल्द्वानी में श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया और कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया गया, जिसमें बता दें कि राजनीतिक लोगों ने भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया गया हल्द्वानी में कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया और कुमाऊनी भाषा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। बता दें कि पहली बार ऐसा मौका है कि हल्द्वानी में श्री भगवत कथा का कुमाऊनी भाषा में आयोजन किया गया। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया और कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक लोगों के भी शामिल होने की खबर है। बता दें कि हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया और कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक
लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल हल्द्वानी में पहली बार कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक लोगों के भी शामिल होने के खबर सामने आ रही है। बता दें कि हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक लोगों के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक लोगों के भी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार इस महीने के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। वहीं सीएम धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। वहीं इससे पहले राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है। सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। उसकी प्रक्रिया क्या जो भी भाग शेष है वो शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में गया अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूं, मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए। क्योंकि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।